हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आज हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे जेईई के एग्ज़ाम के लिए, नीट और उत्तराखंड का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम आने वाला है और जो 18 अगस्त को हमारा एलटी का एग्ज़ाम है उसके लिए भी यह केमिस्ट्री का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो साथ ही साथ यहाँ पे जो भी हमारे बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं जैसे सीबीएसई बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड और अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए भी यह सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक को भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आज हम फर्स्ट से यानी 1 to 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नोट करिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे हम जो कंसंट्रेशन टर्म है जो वेपर प्रेशर के साथ, वहाँ पे हम कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा एक हेनरी लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, और जो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, यहाँ पे हम किसके टर्म में लेते हैं, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वहाँ इसको हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं। किसके टर्म में लेते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारा मोलरिटी वाला। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को समझना है कि वहाँ पे क्या पूछ रहा हो। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर पूछा था, तो वेपर प्रेशर के टर्म में यहाँ पे कौन सा आता है, यहाँ पे आता है मोल फ्रैक्शन। और साथ ही साथ यहाँ पे आपने एक और राउल्ट लॉ को डिस्कस किया होगा। राउल्ट लॉ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी यहाँ पे भी जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतने ज़्यादा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट का ऑप्शन आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, जब आप शुगर को वाटर में डिजॉल्व करते हो रूम टेम्परेचर पे, तो आपने वहाँ पे देखा कि जब आप उस सॉल्यूशन को टेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको हल्का सा कूल महसूस होता है, यानी वहाँ पे हल्का सा ठंडापन महसूस होता है। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिसोल्यूशन ऑफ ए शुगर विल बी द मोस्ट रैपिड। यानी यहाँ पे हमको बताना है कि जब आप सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है, वाटर है और इस पर आप शुगर के क्रिस्टल को ऐड कर रहे हो, और जैसे आप इसको ऐड करते हो तो आपने उसके बाद ये देखना है कि जैसे आप इस सॉल्यूशन के बॉटम को टच करते हो तो यहाँ पे आपको ठंडापन महसूस होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको बताने कि आप उस किस केस में यहाँ पे शुगर ज़्यादा डिजॉल्व होगा, यानी शुगर क्रिस्टल इन द कोल्ड वाटर, यानी जब आप कोल्ड वाटर है उस पर शुगर को ऐड करोगे तो वहाँ पे डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। या डिसोल्यूशन क्या होता है, जब किसी आप सॉलिड को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है शुगर क्रिस्टल इन द हॉट वाटर, यानी जब आप शुगर क्रिस्टल को गर्म पानी में ऐड करते हो तो वहाँ पे डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। या पाउडर फॉर्म ऑफ द शुगर इन द कोल्ड वाटर, यानी जब आप ये तो आपके पास शुगर के क्रिस्टल हैं, इसको आप जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, यानी उसको जब पीस रहे हो तो हो गया उसका पाउडर फॉर्म। उसके बाद पाउडर फॉर्म इन द कोल्ड वाटर, यानी जब आप ठंडे पानी में इस पाउडर फॉर्म को डिजॉल्व करते हो। या पाउडर फॉर्म इन द हॉट वाटर, तो यहाँ पे देखो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर क्यों होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे एक तो वाटर गर्म है, एक तो हॉट वाटर है, और उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका वाटर का क्रिस्टल है किस फॉर्म में, वो पाउडर फॉर्म में है। वाटर का क्रिस्टल किस फॉर्म में, यहाँ पे पाउडर फॉर्म में है। तो अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो यहाँ पे एक तो वाटर गर्म है, तो उसके बीच जो पोर होगा, यानी जो यहाँ पे स्पेस होगा, तो वाटर के फॉर्म तो
शुगर का जो पाउडर फॉर्म है उस स्पेस को क्या करेगा, ईजिली ऑक्यूपाइड कर लेगा। अगर ईजिली ऑक्यूपाइड कर लेगा यानी ईजिली उस जगह को, उस स्पेस को कवर कर लेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे डिसोल्यूशन पावर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल क्या होता है, जिसका वेपर प्रेशर इजीली बन जाता है। वोलेटाइल क्या होता है, एक तो होता है वोलेटाइल लिक्विड, एक होता है आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड क्या होता है, जिसका वेपर प्रेशर इजीली बन जाता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल लिक्विड। इन सॉल्वेंट इज, यानी आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन at equilibrium is directly proportional to rate of crystallization, यानी जो डिसोल्यूशन का रेट है वो रेट के क्रिस्टलाइजेशन के रेट के बराबर होता है एट इक्विलिब्रियम पे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यानी जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसके बराबर है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th ऑप्शन है, ए बीकर कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस ए। सपोज यहाँ पे आपके पास एक बीकर है, इस पर सॉल्यूशन इस पर कोई सब्सटेंस ए आपने डिजोल्व किया, तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस ए, यानी यहाँ पे पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। पीपीटी यानी प्रिसिपिटेशन ऑफ ए सब्सटेंस ए टेक प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ए इज एडेड टू द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज, यहाँ पे सैचुरेटेड हो गया, सुपर सैचुरेटेड होगा, कंसनट्रेट होगा या अनसैचुरेटेड होगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे हम 3 टाइप के मेनली सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सपोज यहाँ पे आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, इस पे आप कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। यानी आप किसी सॉल्वेंट में कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कितना डिजोल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे एक 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड, सेकंड हो गया आपका सैचुरेटेड, और फिर लास्ट में हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड क्या होता है, देखो सपोज इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपके पास यहाँ पे 1 लीटर सॉल्वेंट है, 1 लीटर आपके पास यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, 1 लीटर सॉल्वेंट है, और सपोज आपके पास यहाँ पे है आधा गिलास क्या है यहाँ पे आपके पास चीनी है, आधा गिलास क्या है आपके पास यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस शुगर के क्रिस्टल को इस सॉल्वेंट में ऐड करना है, यानी वाटर के सॉल्वेंट में ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं कितना, आप इस जो सॉल्वेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट है, उस पर कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जो सॉल्वेंट है उस पर आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे देखो सपोज आपके पास यहाँ पे 1 लीटर सॉल्वेंट है, और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास है 1 kg शुगर। तो कितना यहाँ पे, तो ये हो गया कि देखो आप जो सैचुरेटेड जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उस पर आप क्या करोगे, एक टाइम तक तो आप इसमें शुगर को ऐड कर सकते हो, यानी एक टाइम तक तो आप इसमें सॉलिड को ऐड कर सकते हो। और एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जब यहाँ पे क्या होगा, आप शुगर को ऐड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा तो वहाँ पे डिसोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होगी, और वहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पे डिसोल्यूशन पावर और क्रिस्टलाइजेशन की पावर क्या होती है, इक्वल होते हैं। और वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछता है वो कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है, तो वहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, यानी जब आप किसी सॉल्यूशन में एक लिमिट तक ही सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हो, यानी वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को डिजोल्व नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और लास्ट में होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज यहाँ पे आपके पास
1 लीटर सॉल्वेंट है और यहाँ पे आपके पास 1 kg सॉल्वेंट है। आपने क्या किया, इसको हीट किया। आपने क्या किया, जो सॉल्वेंट है उसको हीट किया और साथ ही साथ यहाँ पे आप उस सॉल्वेंट को ऐड करते गए, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी स्पेसिफिक टेम्परेचर। आपने देखा होगा जो हलवाई वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, चाशनी को, जैसे आपने देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, चाशनी को गर्म करते रहते हैं, चाशनी को क्या करते हैं, उसको हीट करते रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पे चीनी के अमाउंट को ऐड करते रहते हैं। तो वहाँ पे क्यों करते हो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और आपने देखा होगा जैसे वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है। तो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि सपोज यहाँ पे जो चाशनी है उसमें से सपोज कुछ बूंदें यहाँ पे गिर गई, तो वो क्या होता है, वहाँ पे उस टाइम तो वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। आपने थोड़ी देर बाद उसको देखा होगा कि वो वहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में वहाँ पे सबमिट हो जाता है, क्रिस्टल के फॉर्म में वहाँ पे शो करता है। तो वहाँ पे क्या बनता है, एक पीपीटी बन जाती है। पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं पीपीटी। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उस पर क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन में आप, किसी भी सॉल्वेंट में आप कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को कितना डिजॉल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड क्या होगा, यानी किसी सॉल्वेंट में आप एक लिमिट तक ही सॉलिड को ऐड कर सकते हो। और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, किसी भी सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड को कितना डिजॉल्व कर सकते हो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर के केस पे यहाँ पे पीपीटी आपको ऑब्टेंड होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सुपर सैचुरेटेड कहाँ बनता है, यानी पीपीटी कहाँ बनता है, सुपर सैचुरेटेड के केस पे पीपीटी ऑब्टेंड होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड, यहाँ पे इनको देखना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड that can be dissolved in a specific amount of a given solvent does not depend upon। तो आपने यहाँ पे सॉलिबिलिटी अधिकतर 2 टाइप की देखी होगी, यानी सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट, एक तो एक हो गया आपका गैस सॉलिड इन लिक्विड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, यानी जो सॉलिड तो आपका सॉलिड है, और जो गैस है जो लिक्विड है आपका, जो सॉल्वेंट है आपका लिक्विड फॉर्म में है। तो उसको यहाँ पे बताने की जो ये किस पे डिपेंडेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर करोगे उतना उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस टाइप का उसका नेचर है, यानी उसका पोलर नेचर है या अनपोलर या नॉन पोलर नेचर है, उस पर भी वो डिपेंड करता है। और सॉल्वेंट किस टाइप का है, सॉल्वेंट में भी यानी किस टाइप का वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पे जो प्रेशर है उसके नेचर पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो तभी यहाँ पे जो ये सॉलिबिलिटी है, जो ये सॉलिड है, ये प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है, अगर यहाँ पे गैस सॉलिड होता है तब वहाँ पे वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक है उस पर हमेशा जो गैस होती है यानी CO2 गैस, उसको हाई प्रेशर में डिजॉल्व करते हैं, और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में उसको डिजॉल्व करते हैं। यानी जो प्रेशर है वहाँ पे उसको प्रेशर को ज़्यादा रखते हैं और जो टेम्परेचर है उसको कम रखते हैं। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होता है, उस केस में यहाँ पे गैस के जब आपका सॉलिड गैस फॉर्म है तो उस केस में यहाँ पे प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। उसके बाद है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए खासकर, और ऊपर वाला भी, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई एल्टीट्यूड ड्यू टू, यानी जो पीपल हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं वहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो होता है ब्लड में और टिश्यू में। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न यह है कि देखो, जैसे सपोज ये
ग्राउंड है और ये आपका हाई अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल में क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल में क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। ग्राउंड लेवल में गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होगी। जैसे आप ग्राउंड लेवल से हाई अल्टीट्यूड की ओर जाते हो, जैसे आप ग्राउंड लेवल से हाई अल्टीट्यूड की ओर जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर वहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी कम होगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। अगर सॉल्युबिलिटी भी कम होगी तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसकी उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ब्लड और टिश्यू में कम होती है। उससे क्या होता है, वहाँ पे जो पीपल रहते हैं हाई एल्टीट्यूड में, उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो लो हो जाती है। उनकी जो थिंकिंग पावर होती है वो लो हो जाती है और इसी कारण वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक उनको डिसीज पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम अनोक्सिया। जिसको क्या बोलते हैं हम, अनोक्सिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा डिसीज पाया जाता है, अनोक्सिया। यानी वहाँ पे जो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, लो हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। तो उसका रीजन क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द हाई, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मेन रीजन। तो ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 6 का मेन आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सेकंड। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग breaking and strength of the hydrogen bond, predict which of the mixture which show a positive deviation from Raoult's law। यानी यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जांपल दिए गए हैं, मैथेनॉल एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, फिनॉल एंड एनिलीन। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होते हैं, जो राउल्ट लॉ से अनडेविएशन फॉलो करते हैं। यानी जो राउल्ट लॉ है उसको ओबे नहीं करते, यानी उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। यानी जो आपका पी ए है, यानी जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होता है, पी ए इक्वल टू पी नॉट, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी जो आपने ऑब्जर्व यानी जो प्रैक्टिकली आपने कैलकुलेट किया था वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर ऑफ द कैलकुलेटेड। यानी आपने कितना प्रेशर कैलकुलेट किया है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में या तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो है एक तो या तो ज़्यादा होगी या ऑब्जर्व्ड वैल्यू या क्या होती है, कम होगी। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से लेस होती है यानी कम होती है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन के केस में, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, सपोज यहाँ पे आपके पास ए सॉल्यूट है प्लस बी सॉल्वेंट है और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बनना है ए बी, ठीक। तो उसके पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो ए बी का इंट्रैक्शन होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू ए प्लस बी बी। यहाँ पे ए क्या है, सॉलिड इंट्रैक्शन, और बी बी क्या है, यहाँ पे सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, और ए बी क्या है, दोनों का मिक्सचर, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर। तो सॉलिड और सॉल्वेंट का मिक्सचर यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है इन द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन के केस में जस्ट रिवर्स हो जाता है। यानी वहाँ पे जो सॉलिड और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल डायरेक्ट याद होने चाहिए। जो मैथेनॉल और एसीटोन है वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं, मैथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। और जो क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एंड फिनॉल एंड एनिलीन, ये सभी हमारे नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। इन सभी एग्जाम्पल को आप अच्छे से याद करें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा फर्स्ट हो गया इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका यूज हम मॉलिकुलर मास ऑफ जिसका यूज हम जो पॉलीमर होते हैं उनका मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए अधिकतर हम यूज करते हैं, जो भी हमारे माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सॉलिड उस पर पार्टिकल प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करते हैं। और किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन शुड हैव हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे आपको अलग अलग सॉल्वेंट दिए गए हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग सॉल्यूशन कंपाउंड दिए गए हैं, उसमें बताना है कि किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाइस्ट होता है, किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाइस्ट होता है। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखो हम जानते हैं कि जो डेल्टा टी बी होता है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, आई इंटू के बी इंटू एम। आई क्या यहाँ पे वन टॉप फैक्टर, वन टॉप फैक्टर किसके बारे में वन टॉप फैक्टर किसको डिफाइन करता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं या एसोसिएट हो रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है वन टॉप फैक्टर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और के बी क्या है यहाँ पे, के बी यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे एम क्या है, एम यहाँ पे आपका मोलैलिटी, एम क्या है यहाँ पे मोलैलिटी, यानी जो डेल्टा टी पी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई इंटू एम, आई इंटू एम। बट यहाँ पे मोलरिटी तो सबकी सेम है, मोलरिटी यहाँ पे कितनी है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो आंसर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, आंसर इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी सबकी क्या है, सेम है। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। आई की वैल्यू यहाँ पे देखो, आई की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो डेल्टा टी बी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर डेल्टा टी बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी तो वहाँ पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि डेल्टा टी बी बराबर क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। यहाँ पे टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन का पूछ रहा है, यहाँ पे किसका पूछ रहा है, सॉल्यूशन का। तो किसके थ्रू आंसर आएगा आपका, डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है। बट अब आई को कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, आई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, यानी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है उस पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल पहले डिसोसिएट हो रहे हैं और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बाद में डिसोसिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो NaOH है, NaOH किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 आ रही है। और Na2SO4 किस में डिसोसिएट होगा, 2Na प्लस SO4 नेगेटिव। यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। और थर्ड है आपका NH4NO3, तो यहाँ पे किस में डिसोसिएट हो गए, NH4 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है आपकी 2। और लास्ट है कि आपका पोटेशियम नाइट्रेट, एक इस पर डिसोसिएट हो गया, K पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे आई की वैल्यू आ रही है आपकी 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे किस पे आ रहा है आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, सोडियम सल्फेट में। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। तो यहाँ पे देखो आपको अगर मोलरिटी सेम दी है तो आंसर आपका उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग आएगा, आंसर आपका आई के अकॉर्डिंग आएगा, यानी वन टॉप फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका आंसर यहाँ पे आता है। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का, द यूनिट ऑफ द यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, केबी। केबी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। आपको यहाँ पे केबी की यूनिट बतानी है। तो केबी की यूनिट आप कैसे बताओगे, देखो आप जानते हो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी इंटू एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। आपको यहाँ पे यूबिलोस्कोपिक कांस्टेंट है जिसको हम के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट को बताना है। तो के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन एम। एम क्या है यहाँ पे, मोलरिटी। एम क्या है यहाँ पे, मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, किसी 1 kg सॉल्वेंट में, सपोज आपके पास यहाँ पे 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट में आप कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, कितने नंबर ऑफ सॉलिड को डिजॉल्व कर सकते हो, कितने नंबर ऑफ सॉलिड को यहाँ पे डिजॉल्व कर सकते हो, उसको बोलते हैं हम मोलरिटी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg इज कॉल्ड मोलरिटी। तो नंबर ऑफ मोल की यूनिट क्या होती है, मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास की यूनिट क्या होती है, kg, मास की यूनिट क्या होती है, kg। तो यहाँ पे मोलरिटी यूनिट क्या होगी, मोल पर kg। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी बॉइलिंग पॉइंट की यूनिट क्या होगी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो केल्विन, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, केल्विन। और मोलरिटी यूनिट क्या है यहाँ पे, मोल
पर केजी। तो आप जब इसको रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे इसकी यूनिट आ जाएगी डेल्टा टी बी, के बी इज इक्वल टू केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल इज द यूनिट ऑफ के बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल इज द राइट आंसर, केल्विन केजी पर मोल इज द राइट आंसर। यानी इसको आप ये भी लिख सकते हो केल्विन इज इक्वल टू पर मोलरिटी, क्योंकि यहाँ पे जो मोलरिटी किस पे आ रहा है, यहाँ पे देखो एक मिनट, यहाँ पे मोलरिटी किस पे आ रहा है, यहाँ पे मोलरिटी आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है, यानी इसके अपोजिट में आ रहा है, ठीक है, तभी इसकी वैल्यू क्या यहाँ पे नेगेटिव। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी आपकी केल्विन केजी पर मोल। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ चुके होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।